चलिए, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे, बिकॉज इस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग चेंजेस। आई गेस आपको स्क्रीन भी विजिबल होगी सभी को। बीच बीच में अभी कुछ देर के लिए मैं चैट को नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल समझाना है, क्योंकि एग्जाम में इसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग चेंजेस की बेसिकली अकाउंटिंग चेंजेस को मैंने 3 कैटेगरी में यहां पे क्लासिफाई किया है। सो आप देख रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट और एरर करेक्शन। तो मैं अब आपके सामने एक एक चीज लिखता हूं और आप बताना कि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मान के चलिए आपने लास्ट ईयर डेप्रीशिएशन लगाना था $10,000 और आपसे एक जीरो कम लग गया, वो लग गया $1,000, इसको किस कैटेगरी में आप क्लासिफाई करेंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चेंजेस मानेंगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंजेस मानेंगे, या एरर करेक्शन मानेंगे? आप अगला क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना। मैं चैट बॉक्स पढ़ पा रहा हूं नीचे। सुमेश भट्ट लिख रहे हैं सर एरर करेक्शन। बाकी सब क्या सोच रहे हैं कि इतना सी बात है कि सर ये एरर करेक्शन ऑब्वियस सी बात है। तो एरर करेक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए, एरर करेक्शन का मतलब वहां पर होगा जब किसी प्रकार का कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। अब मैंने लास्ट ईयर $10,000 लगाना था और मैंने यहां पे $1,000 लगाया, तो मैंने उसको एरर करेक्शन क्लासिफाई कर दिया। अगला क्वेश्चन मैं आपसे फिर पूछता हूं, यूएस गैप और आईएफआरएस दोनों में ये कॉमन बात है। यूएस गैप बोलता है कि आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट अक्रूवल मेथड पे बनानी चाहिए, लेकिन आपने उसको कैश बेसिस पे बना ली और अब 2023 में अक्रूवल से कैश में क्या करना चाहते हैं? कैश को अक्रूवल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। व्हाट डू यू थिंक? इट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट और एरर करेक्शन? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ बच्चे लिख रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सबकी चैट नहीं पढ़ पाऊंगा समटाइम, लेकिन मैं कुछ रैंडम चैट्स पढ़ रहा हूं। जैसे प्रदीप लिख रहे हैं प्रिंसिपल, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। तो सबसे पहले बात कि सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है और एरर करेक्शन क्या है, इन तीनों को जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे आप में कंफ्यूजन होगा। क्योंकि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, मैंने बोला कि हम पहले अक्रूवल की जगह कैश मेथड को फॉलो कर रहे थे, नाउ वी हैव डिसाइडेड कि अब हमें अक्रूवल पे शिफ्ट होना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको एरर करेक्शन बोला, कुछ ने इसको एस्टिमेट बोला और कुछ ने इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोला। तो पहले अभी पूरा डिटेल समझाने से पहले ये बोल दूं कि इट इज कॉल्ड एरर करेक्शन। मतलब प्रिंसिपल को समझना आपको पड़ेगा कि प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर कोई यूएस गैप या आईएफआरएस में परमिटेबल अकाउंटिंग रूल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, उसमें चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चेंजेस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, आप पहले फीफो मेथड को फॉलो करते थे, नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आपको वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करना है। बोथ द मेथड्स आर परमिटेबल इन दी यूएस गैप। यूएस गैप दोनों मेथड को परमिट करता है। मतलब सर आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर कोई मेथड गैप में परमिट है, उस परमिट मेथड के अलावा दूसरी परमिट मेथड को चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सिंपल मीनिंग ये होता है कि ऑलरेडी कोई एक्सेप्टेबल मेथड है, एक से ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आपने सर पहले एग्जांपल दिया कि लास्ट ईयर में कैश बेसिस पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाता हूं, जबकि मुझे बनाने चाहिए थे किसके बेसिस पे? अक्रूवल बेसिस पे। तो मैं एक नॉन गैप मेथड को फॉलो कर रहा था। इसका मतलब सर हम इतना ध्यान रखें कि यूएस गैप क्या बोलता है कि आप अक्रूवल बेसिस पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए,
लेकिन मैंने तो यूएस गैप का कंप्लायंसेस किया ही नहीं, मैंने तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बना ली। अब मुझे नेक्स्ट ईयर रियलाइज हुआ, अरे यार मेरे से तो गलती हो गई, एज पर यूएस गैप तो मुझे अक्रूवल से बनाना था, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मेथड को चेंज कर रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड एरर करेक्शन, नॉट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो एक थंब रूल बना लीजिए कि अगर कोई प्रिंसिपल गैप में परमिट है और एक परमिटेबल मेथड से किसी दूसरे परमिटेबल मेथड को चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन मैं आपसे फिर पूछता हूं, अब आप बड़े ध्यान से आंसर देना इस चीज का। मैंने एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदी और मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं। मैंने सोचा कि मैं फिक्स्ड एसेट्स खरीद के लेकर आया हूं, उस फिक्स्ड एसेट्स की लाइफ मैंने अज्यूम करी 10 ईयर है, और 2 साल यूज करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं यार इसकी लाइफ 10 ईयर नहीं है, इसकी लाइफ तो टोटल 5 ईयर है। अब मुझे बताइए मैं कितना डेप्रिसिएशन और लगाऊं, कितने साल का डेप्रिसिएशन और लगाऊं? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये देना चाहिए, कितना डेप्रिसिएशन और लगाऊं? अंकुर ने लिख दिया है, कई बच्चे बोल रहे सर 5 ईयर का। मैंने क्या बोला बेटा, हातिम अपन लिख रहे हैं 5 साल का है ना, और फिर लिंक्डइन पे मेरे को मैसेज करते हैं कि सर ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। तो बेटा अब तुमने सुना ही नहीं ढंग से। मैंने क्या बोला कि मैंने एक एसेट को खरीदा 10 साल, मैंने सोचा था कि उसकी लाइफ 10 साल होगी, मैं उसको 2 साल यूज कर चुका हूं और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अब ये एसेट्स में केवल 5 साल ही यूज कर सकता हूं, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची? इस क्वेश्चन में कौन सा रॉकेट साइंस है? 3 साल। तो अब तुम 5 साल लिख रहे हो, 4 साल लिख रहे हो, तो फिर तो आंसर गलत है ना। तो सर अब आपने ये तो बता दिया कि अब रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर बची, अब मुझे बताइए दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट और एरर करेक्शन। अगला क्वेश्चन अब आपको यही देना है। तो सर आपने पहले बताया कि अगर कोई अरिथमेटिक एरर हो जाए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, या कोई गैप में परमिट मेथड को अगर चेंज करते हैं, गैप से गैप में जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नॉन गैप टू गैप में जाते हैं तो एरर करेक्शन। और एस्टिमेट का मतलब होता है कि प्रीवियसली कोई एस्टिमेट आपने किया था वो प्रूवन रॉन्ग हो जाए और आपको नए साल में नया एस्टिमेट लेना पड़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंजेस इन अकाउंटिंग। मतलब सर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय अगर मैं कोई एस्टिमेट ले रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय अगर किसी प्रकार का कोई मैंने एस्टिमेट लिया और वो प्रूवन रॉन्ग हो जाए, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे आपसे एग्जांपल ही पूछना है मैंने, इसलिए मैंने स्क्रीन पे सीधे चैट पढ़ रहा हूं और आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। मान के चलिए कंपनी है, उसके यहां पर किसी लेबर को इंजरी हो जाती है और वो कोर्ट में केस चल रहा है लेबर, और वो अपने एक लीगल अटॉर्नी को हायर करता है, और लीगल अटॉर्नी बोलती है कि यार इस पर्सन को अपने को कंपनसेशन देना पड़ेगा $10,000। अब केस तो लंबे चलते हैं सर, कोर्ट में केस चल रहा, हमने पहले साल एक लाइबिलिटी बना ली कि यार हमें $10,000 देना पड़ेगा। 2023 में वो वकील बोलता नहीं यार इस प्रकार के केस में जो डिसीजन है वो एम्प्लॉय के फेवर में आता है, 10,000 नहीं हमें $15,000 देना पड़ेगा। तो अब मैंने जो 10,000 पिछले साल बना लिया था, अब मुझे वापस से उसको 15,000 बनाना है। व्हाट इज दिस? अब जिनका फोन का नाम है आईफोन, वो लिख रहे हैं अकाउंटिंग एरर, तो पहले अपना नाम सही लिख के आए। तो बेटा अगेन, क्या ये कोई गलती थी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी क्या? पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या ये कैलकुलेशन मिस्टेक है? क्या कोई गैप में मेथड बताई गई है कि इस प्रकार से हमें लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना चाहिए? नहीं बेटा, ये एस्टिमेट कर रहे थे आप, अगेन बैलेंस शीट डेट पे एस्टिमेट कर रहे थे, आपने एस्टिमेट गलत कर लिया था। वो लायबिलिटी 15,000 की थी, आपने 10,000 एस्टिमेट कर ली, तो सर अगेन ये अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंजेस है। तो इतना सिंपल सी बातों को समझने में कहां दिक्कत आ रही है आप लोगों को? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगला एग्जांपल अब आप से अगला अमन लिख रहे हैं सर थोड़ी मेरी तारीफ कर दीजिए। बेटा मैं तारीफ करने के लिए तो नहीं बेटा, मैं आप लोगों को सही बताने के लिए बेटा। अब मैं आंसर नहीं पढ़ता हूं एक एक के, क्योंकि अगर मैं एक एक, अभी क्लास में 36 है, अभी तो आज बच्चे कम हैं, कई बार डबल होते हैं,
75 बच्चे होते हैं, तो 75 चैट्स में तो नहीं पढ़ सकता। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं अगली। मेरे अकाउंट रिसीवेबल मेरी बुक्स में आ रहे थे, मैंने बोला कि यार मेरे 10% डिफॉल्ट कर जाएंगे। 2020 में मैंने सोचा कि 10% के मेरे डिफॉल्ट कर जाएंगे, लेकिन 2012 अगले साल मुझे पता चला कि ये 10% नहीं 15% डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो बताइए, जो लास्ट ईयर में 10% अकाउंट रिसीवेबल का सोच रहा था वो 15% हो गया। व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अकाउंटिंग एस्टिमेट। सो वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग चेंजेस। अब आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब अब आपको एक बात समझ में आ गई सर, कि अगर यूएस गैप में कोई मेथड परमिटेबल है और दूसरी किसी यूएस गैप की मेथड को चूज करते हैं, गैप टू गैप इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नॉन गैप टू गैप, नॉन गैप टू गैप इज कॉल्ड अकाउंटिंग एरर करेक्शन। और सर कोई बैलेंस शीट डेट पर हम अजम्पशन लेते हैं और अगर वो प्रूवन रॉन्ग हो जाए फ्यूचर में जाके, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं। आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन आपको मेंशन करके दी गई है। इट चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑकर्स when entity adopt generally accepted principle differ from one previously used। उस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये वाले डाल दिए, ये समरी नोट्स हैं, ऐसे आपको सीक्वेंस में मिलते जाएंगे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा ना, अडॉप्ट्स जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल डिफर, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रॉम वन प्रीवियसली यूज। तो सर पहले हम यूएस गैप का कोई प्रिंसिपल यूज कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है लीफो। पहले 2022 में हम लीफो यूज कर रहे थे। नाउ 2023 में हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए क्या डिसाइड किया कि हम फीफो यूज करेंगे। तो सर इसका मतलब यूएस गैप में लीफो मेथड भी परमिटेबल है और यूएस गैप में फीफो मेथड भी परमिटेबल है। तो जब किसी एक्सेप्टेबल मेथड को पहले यूज करके किसी दूसरी एक्टिव, यहां लिखा है गैप टू गैप, एक मेथड परमिटेबल थी दूसरी फिर मेथड परमिटेबल हो गई, तो सर दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कितनी सिंपल सी बात है सर। तो आज के बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। अब आप लोगों को 1 मिनट का मौका दिया जाता है कि 2022 में मैं 40,000 से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहा था। पहली लाइन पे आप फोकस करेंगे कि इन्वेंट्री पे मैंने 40,000 का वैल्यूएशन किया लीफो मेथड से। नाउ अब मैं फीफो मेथड को चूज करना चाहता हूं। मैं किस पे आना चाहता हूं? फीफो मेथड। यहां पे पहले नंबर पे लिखा है लीफो और सेकंड नंबर पे लिखा है फीफो नीचे से। तो मुझे यहां पर चेंज तो करना है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक बात बोलता है कि अगर आप प्रिंसिपल को चेंज कर रहे हैं तो प्रिंसिपल के चेंज में आपको रिट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट देना पड़ेगा। आप कितने स्टूडेंट को रिट्रोस्पेक्टिव नहीं समझ में आता, वो जरा लिख दें कि रिट्रोस्पेक्टिव का क्या मीनिंग होता है। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, ये बताना बहुत जरूरी है। चलो अमन ने लिख दिया मुझे नहीं पता, बाकी और कितने स्टूडेंट रिट्रोस्पेक्टिव में, ये नहीं पूछ रहा कि इंपैक्ट क्या देना है सर। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब, रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब डे 1 से, कब से? जहां से वो स्टार्ट हुआ था। मतलब ये वाला, हाँ बिगिनिंग, बिल्कुल मनोज गुप्ता ने बिल्कुल ठीक लिखा, चेंजेस फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब मैं अगर पीछे लीफो, पहले लीफो फॉलो कर रहा था, अब मैंने डिसाइड किया फीफो, तो 2000 में तो 67 आ रहा है। और तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2022 में जाके पहले चेंज करना पड़ेगा। तो 2022 में आपने जो लीफो के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किया था, अगर फीफो के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन करते तो उसकी वैल्यू आती 65,000। देखिए मैंने यहां पे लिखा है 2022 में आपने 40,000 का वैल्यूएशन किया। हाँ सर। अब मैं 2023 में ये बात डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे लीफो नहीं फीफो करना है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक तो 67 आ रहा है। तो वो बोलते हैं केवल 67 से काम नहीं चलेगा,
आपको पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी स्टॉक चेंज करना पड़ेगा, और पिछले साल का जो करेक्ट वैल्यूएशन है वो 65,000। इस चेंजेस के कारण आप मुझे बताइए आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब आपको ये सोचना, यही टेक्निकल पार्ट है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कितना पड़ेगा, आपको मौका दिया गया है। पार्टिसिपेशन करना आज के लेक्चर में बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चैट बॉक्स सामने पढ़ते जा रहा हूं। तो सर सबसे पहले अगर हम देखें कि जिस स्टॉक को हमने 40,000 में वैल्यू किया था, उसको अब हम अगर पीछे से चेंज करें तो उसकी वैल्यू हो जाती है 65,000। हो जाती है बेटा। सर ये 40,000 था लिफो, अब ये हो गई 65,000 फीफो। तो 40 से 65 हो गया, इसका मतलब 25,000 से मुझे अपने स्टॉक को क्या करना है, बढ़ाना है। तो सर प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, तो क्या करंट ईयर 2023 का प्रॉफिट बढ़ा दे क्या? अगला क्वेश्चन तो ये सर, नहीं बेटा, 2023 के प्रॉफिट इसका इंपैक्ट नहीं जाएगा, इसका इंपैक्ट जाएगा 2022 के प्रॉफिट में। और 2022 के प्रॉफिट को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं तो 2023 में हूं, तो मैं 2023 का प्रॉफिट नहीं चेंज करूंगा, मैं बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग को चेंज कर लूंगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको आपकी बिगिनिंग रिटेन अर्निंग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आप सभी को एक मौका दिया है कि सर 2023 में जनरल एंट्री क्या पास होगी, अगर मैं अपनी रिटेन अर्निंग को चेंज करना चाहता हूं तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना सर, कि अभी मेरी बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक लिखा आ रहा है 40,000 से, तो क्या एंट्री पास करूं? हम्म तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या पास करना पड़ेगी। जनरल एंट्री, हाँ बहुत सारे लोगों ने लिख दिया सर इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिटेन अर्निंग, तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे अलग से एक्सेल खोल के इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, कि सर मुझे अपनी रिटेन अर्निंग को। तो सर आप अब एक बात यहां जरूर लिख दीजिए, अब वो मैं लिखने जा रहा हूं, इसलिए स्टॉप शेयर कर रहा हूं, फिर मैं एक्सेल शेयर करूंगा और वहां पे मैं ये जनरल एंट्री लिख दे रहा हूं। तो इस रूल को आप हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए। स्क्रीन आपको दिख रही होगी, अब मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए नहीं दिखूंगा, फिर दिखूंगा। तो जनरल एंट्री, चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल में हम अगर चेंजेस कर रहे हैं तो हमें इतना ध्यान रखना है कि इसका इंपैक्ट जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव। कैसे जाएगा? रेट्रो। तो सर रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट जाना है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट कभी भी नेट इनकम में नहीं दिया जाता, ये हमेशा किस में दिया जाएगा? नो इम्पैक्ट, है ना, ध्यान रखना, नो इम्पैक्ट ऑन नेट इनकम, इसका इंपैक्ट हमेशा दिया जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। एमसीक्यू में पूछ लेंगे बेटा, और जब आप बैलेंस शीट वगैरह कोई सिमुलेशंस वगैरह भी करोगे तो वहां पर भी पूछ लेंगे, तो रिटेन्ड अर्निंग में इसका क्या करना पड़ेगा, आपको इंपैक्ट देना पड़ेगा, आपको आपकी बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सर जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल सी जनरल एंट्री होने वाली है। हाँ, तो आकाश तिवारी आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं कि आपको करंट ईयर की बिगिनिंग रिटेन अर्निंग को चेंज कर लेना है, क्योंकि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं, वो ऑडिट हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं, तो क्या पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करें? इस बात को डिटेल में अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे, अभी हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना, बड़ा लेक्चर है ये, कल भी जाएगा। कल मैं आपके और बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करूंगा, ये लेक्चर आज का और कल का लेक्चर मिलाकर है, तो जब पूरा कंक्लूजन ड्रॉ करने आएंगे हम, तो मैं आपको कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी समझाऊंगा। लेकिन सिर्फ अभी के लिए पेशेंस के साथ में इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है तो हम आज के बाद एक कसम खा लेते हैं कि इसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव देंगे, नेट इनकम में नहीं देने वाले, करंट ईयर में इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, इतनी बात याद रख लीजिए। और जो स्क्रीन पे गोदा गादी कर रहे हैं वो गोदा गादी ना करें पहले, फिर मेरे को एडिटिंग करनी पड़ जाएगी इस वीडियो की, तो फिर डिले हो जाएगी आप लोगों को मिलने में, क्योंकि लाइव क्लास चला रहा हूं मैं। तो सर जनरल एंट्री, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू
रिटेन्ड अर्निंग, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ेगा। तो ये सर आपने यहां पर हमको क्या कर दिया है, समझा दिया है। अब आगे हम फिर बढ़ेंगे। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। तो सर आपने दो तीन चीजें हमें समझा दी कि इसमें 40 से 65 हुआ, मतलब 25,000 से मुझे मेरी बिगिनिंग रिटेन अर्निंग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सर इसका कुछ क्यों नहीं कर रहे? अरे ये तो मैंने जानबूझ के एग्जाम में भी आपको इसे कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाएगा। हमें तो 2022 का चेंज करना ना, 2023 में तो 60,000 का 67,000 का स्टॉक एज इट इज आ जाएगा। तो अब आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक एग्जांपल समझ में आ गया। हाँ, स्टॉक तो चेंज होगा ना, ऑब्वियसली बात है, स्टॉक चेंज होगा। बिगिनिंग रिटेन अर्निंग आपकी 40 की जगह 65 लिखाएगी, तभी तो जनरल एंट्री पास की है हमने। तो रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करके हमने ओपनिंग स्टॉक को क्या करना है, डेबिट करना, ओपनिंग स्टॉक को हम बढ़ा रहे हैं। चलिए सर, अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में समझ लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन आप समझिए, और एक व्हाइट से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्या लिखा है सर? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट रिजल्ट्स फ्रॉम न्यू इंफॉर्मेशन। सर न्यू इंफॉर्मेशन कैसे? यार सोचो, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास एक लिटिगेशन चल रहा था हमारी कंपनी के ऊपर, उसमें कॉम्पनसेशन चेंज हो रहा है, तो वो नई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हो रहा है ना। पहले मैं सोच रहा था $10,000 देना पड़ेगा, अब ऑल ऑफ सडन मेरे पास न्यू इंफॉर्मेशन आती है। तो न्यू इंफॉर्मेशन के कारण हमेशा अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंजेस होता है। इट इज रीअसेसमेंट ऑफ फर्दर स्टेटस, बेनिफिट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। It effect must be accounted only in the period of change and future period affected prospectively। दो लाइन के ऊपर जो लास्ट के 2 पॉइंट्स लिखे हैं ना, लास्ट के 2 पॉइंट्स क्या लिखे हैं, द पीरियड ऑफ चेंजेस एंड एनी फ्यूचर पीरियड अफेक्टेड। इस बात को ध्यान रख लेना, बहुत सारे एमसीक्यू में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इवन जब आप कई बार एज ए राइटिंग लिखो या सिमुलेशंस लिखो या लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, तो थ्योरी में भी आपसे पूछा जा सकता है अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंजेस के बारे में। तो सर दो बातें ध्यान रखेंगे कि कोई न्यू इंफॉर्मेशन के कारण अगर किसी एसेट्स और लायबिलिटी में कोई चेंज आता है, तो उसका इफेक्ट करंट पीरियड एज वेल एज फ्यूचर पीरियड में दिया जाएगा। अब सर ये करंट पीरियड में कैसे दिया जाएगा और फ्यूचर में कैसे दिया जाएगा, इसको भी मुझे समझाना पड़ेगा। तो चलिए सर इसको भी हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं। तो एक्सेल में खोलने वाला हूं, जिससे आपको दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आप फोकस करना सर कि करंट और फ्यूचर कैसे। एग्जाम्पल, आपने सर एक एसेट्स बाय करी, लेट से कार बाय करी, और सर कार हम खरीद के लेकर आए $2 लाख में, और हमने एस्टिमेट किया लाइफ 10 ईयर। हमने 2 साल बाद थर्ड ईयर की बिगिनिंग में, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में हमने ये असेसमेंट किया कि अब इसकी लाइफ 5 साल रह गई है, 5 ईयर। हम स्ट्रेट लाइन मेथड को, डेप्रिसिएशन को फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है सर, स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन मुझे बताइए कैलकुलेट करके। आप सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को कैलकुलेट करके बताना है मुझे। सर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन पूछ रहे हैं बस। सर $2 लाख की एसेट्स खरीदी, स्टार्टिंग में हमने सोचा 10 साल की लाइफ होगी, और
2 साल हम आराम से डेप्रिसिएशन लगाते रहे। नाउ 5th ईयर के बिगिनिंग, 3rd ईयर के बिगिनिंग में वी हैव डिसाइडेड कि अब टोटल लाइफ 5 साल है। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन पूछा, बेटा इसको कैलकुलेट करने में अगर स्पीड नहीं मेंटेन कर पाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, सॉरी टू से, लेकिन स्पीड मेंटेन करती है। एग्जाम में उतना समय नहीं होता कि ऐसी चीजों के ऊपर। 3rd ईयर डेप्रिसिएशन पूछा क्या, मैंने आप लोगों से पूछ लिया। सर सीधी बात है, पहले तो हमने डिसाइड किया कि 2 लाख की एसेट्स थी, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे होंगे पहले तो ये डिसाइड करें। 10 से 20,000, तो सर 2 साल तक लगा चुके हैं, तो 40,000 लगा चुके हैं। 40 का डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हैं सर। हाँ सर जी। नाउ अब 40 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, इसका मतलब $1,60,000 जो है हमारी एसेट्स बची हुई है। अब लाइफ बेटा पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 साल है, लेकिन अब हमने बोल दिया टोटल 5, इसका मतलब 3 रह गई है। यही रह गई ना, 2 लाख माइनस 40 किया 160, तो अब 3 साल रह गई है, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। 3rd ईयर के बिगिनिंग में बोला टोटल लाइफ 5 साल है, तो 2 खत्म हो चुकी, तो 5,333 का डेप्रीशिएशन। तो सर अब ये डेप्रीशिएशन मुझे बताइए, अब मैं आपसे पूछूं एग्जाम में, अगर आपसे से पूछा जाए कि सर करंट ईयर का जो नेट इनकम निकालेंगे, इनकम स्टेटमेंट में कितना डेबिट कर दें। इनकम स्टेटमेंट में डेप्रीशिएशन जो है कितना डालें, और एग्जामिनर मजे लेने के लिए बोल दे रिटेन अर्निंग में कितना डालें, एमसीक्यू में सब पूछ ले। लेट से सीपीए या सीएमए की एग्जाम में, क्योंकि दोनों में है ये, यूएस गैप तो दोनों में ही पढ़ते हैं, आईएफआरएस में भी है सारी चीजें। आपसे ऐसा पूछ लिया जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि रिटेन अर्निंग में कितना डेबिट करें और इनकम स्टेटमेंट में कितना डेबिट करें, तो आपका आंसर क्या होगा। तो आंसर लिखने में बेटा देखो आप लोग स्लो करते हो, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। सर ऑब्वियस सी बात है, इनकम स्टेटमेंट में पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, रिटेन अर्निंग में 0। हमने क्या किया, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में करंट ईयर में ही सारा इंपैक्ट दे दिया। देखिए, और फ्यूचर में कितना देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था ना थ्योरी में, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि उसके कारण हम अभी तक 40,000 डेप्रिसिएशन लगाते आ रहे थे पीछे से, अब हमने 53 लगाया, मतलब एडिशनल 13,000 का इंपैक्ट भी हमने करंट ईयर में दिया है कि नहीं दिया। 13,333 का इंपैक्ट भी हमने करंट ईयर में दिया है। हमने टोटल डेप्रिसिएशन 53 लगाया, रिटेन अर्निंग में तो कुछ भी डेबिट नहीं किया। तो एक बात अब आपको क्या ध्यान रहेगी, क्या ध्यान क्या रहेगा सर, ध्यान क्या रहेगा सर, ध्यान अब हमको ये रहेगा कि चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का जो इंपैक्ट है वो कभी भी रिटेन्ड अर्निंग में नहीं जाता है। नो चेंज इन रिटेन अर्निंग, सारे के सारे चेंजेस हमें कहां देना पड़ते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आईएफआरएस में ये वर्ड यूज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यूएस गैप में बेटा क्या वर्ड यूज है, इनकम स्टेटमेंट, नेट इनकम। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट की चेंजेस हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में याद रख लो, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन दिया जाता है। ठीक है सर, ये बात भी अब हमको पल्ले पड़ गई पूरी तरीके से। चलिए तो आगे बढ़ जाते, पल्ले पड़ गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एडजस्टमेंट कर रहे हो, इट्स इनकम फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन और इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यू, मैंने इसको पिछले लेक्चर से लिंक कर दिया। आपसे एग्जामिनर पूछ ले कॉन्टिन्यू ऑपरेशन वर्सेस डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, पिछले लेक्चर को टच कर दिया मैंने, बस जानबूझ के कि आप पुराना कुछ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, देखना चाहता हूं मैं। बाकी सब सोच रहे हैं सर ये कंटिन्यू ऑपरेशन का पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ कंटिन्यू ऑपरेशन, इट इज नॉट डिसकंटिन्यू, क्योंकि डिसकंटिन्यू में तो सर आप हमको कसम खिला चुके हो ना। और ये गोइंग कंसर्न वगैरह क्यों लिख रहे हैं आशीष, गोइंग कंसर्न का क्या लेना देना इस चीज से। अब देखो, अकाउंटिंग पढ़ते समय किसी दूसरे कंसेप्ट को उठा के इससे मर्ज कर देना, सर अब मुझे बताओ अकाउंटिंग एस्टिमेट का क्या लेना देना गोइंग कंसर्न से, देयर इज नो कंसर्न। अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो कोई लेना देना, जब हम गोइंग कंसर्न समझेंगे आएगा वो भी, गोइंग कंसर्न को समझाऊंगा मैं कि उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन वो लेक्चर आएगा ना। तो जैसे आपको ये आज का जो
जो हमारे नोट्स आते हैं सीक्वेंस में, उसमें मैं बताऊंगा ना आपको कि गोइंग कंसर्न का भी आएगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप टेंशन मत लो। चलिए, एरर करेक्शन में 4 बातें देख लीजिए। चेंजेस टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्रॉम वन दैट इज नॉट जनरली एक्सेप्टेड। पहली लाइन, सर, चेंजेस टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्रॉम वन दैट इज नॉट जनरली एक्सेप्टेड इज एरर करेक्शन, नॉट अकाउंटिंग चेंजेस। मतलब सर, पहले हम अक्रूवल नहीं कैश फॉलो करते थे, नाउ वी हैव डिसाइडेड कि अब हमको अक्रूवल फॉलो करना है। दिस काइंड ऑफ चेंज इज क्लासिफाइड एज ए एरर करेक्शन। अपने आप में अकाउंटिंग चेंजेस है ही नहीं, क्योंकि सर यूएस गैप क्या बोलता है? यूएस गैप बोलता है कि आप क्या मेथड फॉलो करो, अक्रूवल फॉलो करो। तो आप अक्रूवल फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहां पर कैश फॉलो कर रहे थे, तो एरर करेक्शन के नाम दिए उन्होंने। तो एरर करेक्शन कहां से इंपैक्ट देंगे? रिट्रोस्पेक्टिव की प्रोस्पेक्टिव। चलिए, बताइए, रिट्रोस्पेक्टिव की प्रोस्पेक्टिव। 10,000 का डेप्रीशिएशन लगा दिया था सर, 1 0 कम लगा दिया था, तो 9,000 करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट कर दूं क्या? अरे सर, लास्ट ईयर 10,000 डेप्रीशिएशन लगाना था, 1,000 लगा दिया। मनोज गुप्ता लिख रहे हैं प्रोस्पेक्टिव। बस यही रीजन है, बस इसी रीजन से बच्चे कई बार उलझ जाते हैं। तो मनोज गुप्ता, ध्यान रखिए, यहां पे जब साफ लिखा है, देखो थोड़ा तो अपने को पढ़ना पड़ेगा ना, क्या लिखा है? एरर इज ए प्रायर स्टेटमेंट रिजल्ट। तो इसके लिए हमें पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या तो चेंज करना पड़ेगा। अब मैं आपको अभी समझाऊंगा कि पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब चेंज करेंगे, जब आप कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सर, ये कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? कितनों को पता कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्मिनोलॉजी कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं लाइफ में? कि सुना हुआ है सर, कि सुना सुना है? अमन को नहीं पता। कंपेरेटिव का मतलब जब मोर देन वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो, जब 2 साल के, मतलब किसी कंपनी की बैलेंस शीट आप देखना, 2022 और 2021 का डेटा सामने प्रेजेंटेड है। 2021 के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने और 2022 के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। अरे बेटा, ट्रायल बैलेंस शीट नहीं यार, हम क्या बोल रहे हैं, 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं। तो सर, अगर 2 साल के नहीं बने हैं तो क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग को चेंज कर देंगे बिगिनिंग, क्योंकि पिछले साल का तो बना ही नहीं है। पिछले साल का नहीं बना है सर। सर 2022 का। अब एक बंदा बोल रहा है सर, एक ही साल का फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, तो मुझे बताइए बेटा, अगर ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो क्या ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है क्या? कितने लोगों को ये बात ऊपर से चले गई? अरे कई लोग लिख रहे हैं कि सर, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, मुझे बताओ बेटा, अगर हमने पहले साल ही बिजनेस स्टार्ट किया तो एरर करेक्शन तो पीछे आ ही नहीं सकता ना। अरे पहला साल है तो कहां से आएगा? एरर करेक्शन की सिचुएशन कब अराइज होगी? जब आपके पास मल्टीपल ईयर का बिजनेस कर रहे हो। तो सर 2021 में गलती हुई थी, 2022 में सुधारना है क्या? नहीं बेटा, 2022 की रिटेन अर्निंग को चेंज कर लेंगे, या तो पिछले साल का अगर कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सर, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन अगर मूव आईएफआरएस में होती है तो, अरे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल इनका आईएफआरएस, अब आईएफआरएस में नहीं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पहले फॉलो कर ही रहे होगे ना। ये रूल केवल आईएफआरएस के नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी यही रूल्स हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर बोले सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहली बार अडॉप्ट कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, बिगिनिंग रिटेन अर्निंग को चेंज करना इफ कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। लेकिन सर कंपेरेटिव बने हुए हैं तो सीधे जाके पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेटेड कर लो। तो ये किन किन चीजों से अराइज होती है? मैथमेटिकल मिस्टेक्स, मिस्टेक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गैप, ओवरसाइट और मिस यूज ऑफ द फैक्ट एग्जिस्टिंग व्हेन द स्टेटमेंट वर प्रिपेयर्ड। अब सोचिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अब हमें यह पता है
हम लीज अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब आप लोगों ने अभी लीज अकाउंटिंग तो पढ़ा नहीं है क्योंकि वो आया नहीं है। अब लीज अकाउंटिंग में हमें हमारे हिसाब से हमने ऑपरेटिंग लीज को कैपिटल लीज मान लिया। कैपिटल लीज की डेफिनेशन है कि अगर हमने किसी के साथ में एग्रीमेंट किया हो कि वो प्रॉपर्टी ईयर एंड में आपको दे दी जाएगी, वो देखा जाए तो कैपिटल लीज है, लेकिन आपने कैपिटल लीज को ऑपरेटिंग लीज मान लिया। तो बेटा ये फैक्ट पहले से एग्जिस्टिंग था ना कि वो लीज कैपिटल थी, आप उसको ऑपरेटिंग लीज में अकाउंटिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप एरर करेक्शन कर रहे हो। तो एरर करेक्शन का एक और एग्जांपल ये हो जाता है। नॉन गैप टू गैप इज एरर करेक्शन, कैश बेसिस टू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एग्जांपल ऑफ एरर करेक्शन। तो आज के बाद विंडो ड्रेसिंग अप का बेटा देखो, ये आप है ना टर्मिनोलॉजी पढ़ के आ जाते। अब एक बंदा एक स्टूडेंट लिख रहे हैं श्रेय सर विंडो ड्रेसिंग। अब बेटा विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? विंडो ड्रेसिंग होता है आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिजी दिखा रहे हो, मतलब जो एक्चुअल सिचुएशन नहीं है वो दिखा रहे हो। मतलब मैंने सेल करी है 50 लाख रुपए की अपनी, तो अरे मैन्युपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या एरर करेक्शन मानोगे? वो तो आप जानबूझ के करते हो ना, एरर करेक्शन की डेफिनेशन में थोड़ी आएगा वो। तो यहां पे विंडो ड्रेसिंग का कोई रोल ही नहीं है। तो हमें ऐसी चीजें नहीं लेकर आना है कि जिससे हम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो ये था एरर करेक्शन। और ये अब अगले सेगमेंट में जो हम बढ़ रहे हैं, ये था प्रिंसिपल का एग्जाम्पल। वो स्पेलिंग ऊपर मिस्टेक हो गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, नहीं तो कोई पढ़े सर ये इन्वेस्ट और मेंट क्या, वो बीच में गैप नहीं आया है। अब मैं आपको आज यूएस गैप के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सिखाने जा रहा हूं। यूएस गैप में भी इसी तरीके से अकाउंटिंग होती है और आईएफआरएस में भी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग इसी तरीके से होती है। तो आज का ये जो अगला सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब आज के बाद आपको इन्वेस्टमेंट में ऊपर आप देखिए कोडिफिकेशन नंबर मेंशन है, द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज आर डिस्कस्ड इन एएससी। नॉलेज के लिए बता देता हूं, यूएस गैप में कोडिफिकेशंस चलते हैं। आईएफआरएस जैसे नाम से चलता है ना, आईएफआरएस 15, आईएफआरएस 16, यहां पर ऐसे सीक्वेंस में नहीं चलता, या कोडिफिकेशन होते हैं। एएससी का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन। 320 बात करता है कि इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग हम किस तरीके से करेंगे। और आप देखिए वहां पर इन्वेस्टमेंट में भी दो चीजें लिखी हैं। सबसे पहले लिखा डेट सिक्योरिटीज, मतलब ये वाला जो कोडिफिकेशन है ये डेट के ऊपर है। डेट मतलब हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और उसकी डेट सिक्योरिटीज खरीदी। हातिम सर व्हाट इफ गवर्नमेंट रूल्स चेंज? बेटा गवर्नमेंट के रूल चेंज हो जाए तो क्या वो एरर करेक्शन में आएगा या अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आएगा? चलो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, वैसे उतना रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कल को गवर्नमेंट बोले कि आज से आपको ऐसा काम नहीं करना है, गवर्नमेंट रूल की, गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हो आप? तो गवर्नमेंट ही यूएस गैप बनाती होगी ना, कहीं ना कहीं उसको परमिट तो करती होगी ना। गवर्नमेंट मतलब देश के कानून की बात कर रहे हो, लैंड ऑफ द लॉ की बारे में बात कर रहे हो, तो क्या है ये, एरर करेक्शन है या एस्टिमेट करेक्शन है, क्या होगा? सर ये ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल होगा। चलिए, तो अब हम जो कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अब देखिए इन्वेस्टमेंट को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले क्लासिफाई किया गया हेल्ड टू मैच्योरिटी, और दूसरी कैटेगरी है अवेलेबल फॉर सेल, और तीसरी कैटेगरी है ट्रेडिंग। कितने लोगों को पता है हेल्ड टू मैच्योरिटी का क्या मतलब है? मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको जीरो नॉलेज है। हेल्ड टू मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्ड टू मैच्योरिटी? एग्जांपल दे सकते हैं, चलो एक ने तो दे दिया। हाँ, हेल्ड फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन, तन्वी ठीक लिख रहे हैं। मतलब अगर आपने कोई टाइम स्पेसिफिक सिक्योरिटीज खरीदी हो, जैसे मान के चलिए आपने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदे, उसका टेन्योर था 5 ईयर। अब आपने फर्स्ट ईयर में खरीदा और आपका इंटेंशन है कि हम इसको क्या करेंगे, पूरे 5 साल होल्ड करेंगे। तो आप आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को हेल्ड टू मैच्योरिटी के रूप में क्लासिफाई करोगे। अभी सर हम अवेलेबल फॉर सेल को डिस्कस नहीं कर रहे और ना ही ट्रेडिंग को कर रहे, राइट नाउ नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग समझाना है मैंने। हाँ, मनोज गुप्ता लिख रहे टर्म डिपॉजिट, बिल्कुल ठीक है।
आप देखिए कि हेल्ड टू मैच्योरिटी को हमेशा कॉस्ट बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा, उसको कभी भी फेयर मार्केट वैल्यू पर क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना। किस पे क्लासिफाई किया जाएगा? कॉस्ट पे। उसको फेयर मार्केट वैल्यू पर क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। इसका मतलब, अब कई बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा गलत बोल देंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। कि अब आप मुझे बताना कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदे, क्योंकि इस क्लास में मेरे कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा बिल्ड करने। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदे, और बेटा ये डेट सिक्योरिटी थी, है ना? हाँ सर, डेट सिक्योरिटी थी, और एक प्रकार का इंपेयरमेंट आ गया। इंपेयरमेंट, आप थोड़ा बहुत आप बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हो, समझते होंगे इंपेयरमेंट क्या होता है। थोड़ा बहुत तो समझते होंगे। इंपेयरमेंट आ गया और इसकी वैल्यू हो गई 90,000। एक तो ये सिचुएशन, और एक सिचुएशन ये कि ये वाले जो बॉन्ड थे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड थे, और मान के चलो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1,10,000 हो गई। क्या दोनों ही सिचुएशन में हमें इस डेट सिक्योरिटीज को 1 लाख रुपए में क्लासिफाई करना चाहिए, या दोनों ही सिक्योरिटी दोनों ही सिचुएशन में चेंज कर देना चाहिए? आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया है मैंने, आपको आंसर देना है सभी को, कि सर 1,10,000 लेने दें कि दोनों सिचुएशन में चेंज कर दें। तो सर आपने एक बात बोली ना अभी, कि सर अगर हेल्ड टू मेच्योरिटी है तो कॉस्ट पे करेंगे ये फेयर मार्केट, लेकिन अगर कोई परमानेंट नेचर का डाउनफॉल है, ये लिख लेना लाइन, अदर देन टेम्पोररी। क्या बोल रहा हूं मैं? अदर देन टेम्पोररी। आप फिर इसको यहां पर 10,000 का लॉस इंपेयरमेंट के केस में बुक कर लेंगे तो 90,000। लेकिन अगर ये कोई टेम्पोररी है, टेम्पररी चेंजेस है, तो उसको इग्नोर करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो इंपेयरमेंट होता है वो परमानेंट नेचर का होता है, वो टेम्पररी नहीं होता है। टेम्पररी मतलब ऐसा होता है कि सर हमने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदे। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बॉन्ड के ऊपर 10% की रेट कंपनी ने ऑफर करी थी, जिस कंपनी ने आपने बाय करने की सोची थी कि यार ये कंपनी आपको 10% शेयर इंटरेस्ट देगी। आरबीआई ने अपने देश में फिक्स डिपॉजिट पर रेट 12% कर दी। बताइए इस कंपनी के बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? इतना सिंपल सा क्वेश्चन, 30 सेकंड में सोच के देना। मैं एक पानी पी के आ रहा हूं बस। मैंने पूछा कि सर कंपनी ने 10% का कमिटमेंट दिया है आपको और आरबीआई ने 12% कर दी, तो आपकी कंपनी के बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि कुछ होगा कि नहीं होगा? इतना सोचना है। तो मुझे बताइए, आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, और आपको 10% से कंपनी इंटरेस्ट दे रही थी, लेकिन अब आरबीआई खुद बोल रही है कि हम 12% देना शुरू कर देंगे, तो आप क्या इस कंपनी के बॉन्ड खरीदोगे बेटा? रखोगे, होल्ड करोगे? अमन तुम बढ़ जाएगी बेटा वैल्यू है? क्यों बढ़ जाएगी? सर हमें बेटर ऑप्शन मिल जाएगा जब आरबीआई सेविंग पे 12% दे रही, तो हम इस प्रकार के बॉन्ड को क्या कर देंगे? सेल आउट कर देंगे बेटा। क्या कर देंगे? सेल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब 12% इंटरेस्ट मिल रहा है और ये कंपनी तुमको 10% दे रही। उल्टा हो जाता, आरबीआई ने बोले कि नहीं यार अब तो 8% पे ही सेविंग, अनाउंसमेंट दे दिया उन्होंने,
कि हम पीएलआर रेट, जो बैंक प्राइम लेंडिंग रेट होता है, उसको हम चेंज कर रहे हैं, 8% कर रहे हैं, तो अब आपको तो 10% ही मिलना है। तो मतलब आपको जब मार्केट रेट से ज्यादा मिलना शुरू होगा तो सर वो चेंज हो जाएगी। तो हमने तो सर एक बात समझना है कि सिचुएशन बॉन्ड की स्टॉक एक्सचेंज में चेंज हो रही है, क्या हम हमारी बुक में भी चेंज कर लें क्या? क्वेश्चन तो ये है बेटा। नहीं सर, बुक में हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इस बात का आंसर आपको दिया जा चुका है। अब आपको इस बात का आंसर दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है कि सर आपने अभी समझाया, क्या समझाया, कुछ समझाया ना, कि सर हेल्ड टू मैच्योरिटी अगर है तो उसको हमेशा किस पे कैरी किया जाएगा? कॉस्ट पे कैरी किया जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू पर उसको कैरी नहीं किया जाएगा। मार्केट में कुछ भी वैल्यू हमें इग्नोर मारना है, अनलेस वो टेम्परेरी नेचर का ना हो। परमानेंट नेचर का डिक्लाइन हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो सर हेल्ड टू मैच्योरिटी के बाद अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका, आप ट्रेडिंग सिक्योरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेफिनेशन साइड में मेंशन है, जहां पे मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूं उसके लेफ्ट हैंड पे आप देखिए, आप मेरा लेफ्ट है, हो सकता आप ट्रेडिंग सिक्योरिटी फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम। तो साथ में कुछ वर्ड लिखा है, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम, और डेफिनेशन में नीचे लिखा ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड हेल्ड प्राइमरी फॉर सेल इन द नियर टर्म, they are purchased and sold frequently. Each trading securities initially recorded at cost including brokerage commission and taxes. कि सर एक बार आपने ट्रेडिंग सिक्योरिटीज को खरीद लिया तो उसको खरीदने से रिलेटेड सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में जोड़ देंगे, और ईच बैलेंस शीट डेट पर हम क्या करेंगे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू में जो भी चेंजेस आएगा उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करेंगे, और इस प्रकार के चेंजेस में चाहे गेन हो चाहे लॉस हो उसको नेट इनकम में क्या करेंगे? डाल देंगे। तो फ्लक्चुएशन जो फेयर मार्केट वैल्यू में आएगा, ऊपर ट्रेडिंग सिक्योरिटी के साथ में मैंने बोल्ड करके मेंशन किया बेटा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो भूल ना जाए, इसलिए देखिए व्हाइट में ऊपर बोल्ड किया हुआ है। अभी क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो उस पर पेन नहीं चला पा रहा हूं। फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम, कि सर फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम में हम उसको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। तो सर जब खरीदेंगे तो बैलेंस शीट में ट्रेडिंग सिक्योरिटी टू कैश करेंगे, और जब उसकी फेयर वैल्यू में चेंज आ जाएगा सो आपको एक अकाउंट नाम दिया हुआ है, सिक्योरिटी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ट्रेडिंग, को डेबिट करके अनरियलाइज होल्डिंग गेन को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। मुझे बताइए कितनों को ये जनरल एंट्री नहीं समझ में आई? जरा देख लो बेटा, हो सकता है पहली बार ऐसी चीजें देख रहे हो लाइफ में, तो हो सकता है कि समझ में नहीं आई हो। बता दो कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही। पढ़ लो, पहले थ्योरी पढ़ लो, साइड की मौका दे रहा हूं। बैलेंस शीट में सर कॉस्ट क्या सेम रहेगी यहां पे? तो अनरियलाइज, देखो थ्योरी में पढ़ो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। अनरियलाइज होल्डिंग गेन एंड लॉसेस ऑन ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आर रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट इन होल्डिंग गेन और लॉस इन द नेट चेंजेस फेयर वैल्यू ड्यूरिंग द पीरियड नॉट इंक्लूडेड रिकॉग्नाइज डिविडेंड। अभी ये डिविडेंड और इंटरेस्ट की बात अलग है। टू रिटेन हिस्टोरिकल कॉस्ट इन द अकाउंट व्हाइल रिपोर्टिंग चेंज इन द कैरिंग अमाउंट, चेंज इन द फेयर वैल्यू, वैल्यूएशन अलाउंस में बी एस्टेब्लिश। हमने एक अकाउंट बना लिया जिसका नाम हमने दे दिया वैल्यूएशन अलाउंस, सिक्योरिटी फॉर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को डेबिट कर दिया, और अनरियलाइज होल्डिंग गेन को क्रेडिट कर दिया। तो मैं अब आपसे 2-3 क्वेश्चन यहां पे पूछूंगा। मतलब सर सीधी बात है कि आप ये कहना चाहते हो कि अगर इसी प्रकार का फेयर वैल्यू में चेंजेस आता तो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नेट इनकम में डाल तो देना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को नहीं बढ़ाना है। अब मुझे बताइए, ये सिक्योरिटी फॉर वैल्यू एडजस्टमेंट जो है ये बैलेंस शीट में किस साइड आना चाहिए, एसेट साइड की लायबिलिटी साइड? इतना तो बता ही सकते हो यार। एसेट साइड आएगा। तो सर इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, हमने एक इंटरमीडिएटरी अकाउंट ओपन कर दिया। आप जनरल एंट्री समझेंगे हम,
चलिए आप लोगों को जनरल एंट्री देते हैं, आप लोग जैसे हम लोग एक मेल मेल खेलते हैं ना हर क्लास में, ताकि आप लोग सीख सकें जनरल एंट्री। तो अब मैं स्क्रीन को अनशेयर करके क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग जनरल एंट्री भेजेंगे मुझे मेल पर, ठीक है? ताकि, क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट हर बच्चे को सिखाना है। मेल अभी चेक करूंगा, एक्सेल पे बना के पहुंचा देना, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। मेरे को सिर्फ जनरल एंट्री समझना है कि सर 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट 1,000 इन्वेस्टमेंट खरीदे थे हमने, 1,000 इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, है ना? और जिस दिन बाय किए थे उस दिन वैल्यू थी 12 रुपीज। ये हमने लेट से 1 जनवरी को खरीदा, और आज से 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं लेते हम, थोड़ा सा हम ले लेते, 1 दिसंबर को हमने खरीदा, 1 दिसंबर 2022 को हमने इन्वेस्टमेंट किए 12 के, और जब बैलेंस शीट डेट आ गई 31 दिसंबर, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 14 रुपीज। चलिए बेटा सिंपल सी जनरल एंट्री बता दो, एफएमवी जो हो गई 14 हो गए, 1000 बॉन्ड खरीदे, ध्यान रखना नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए आप लोगों को, क्या लिख दिया सर। सो 1000 बॉन्ड खरीदे थे सर 12 रुपीज के, बैलेंस शीट डेट पे 14 हो गया, जनरल एंट्री बता दो बस फटाफट। 2-4 सैंपल बेसिस पे चेक कर लूंगा, ज्यादा नहीं चेक करूंगा क्योंकि क्लास में हर बच्चे का लेवल मुझे चेक करना है। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था पिछली क्लास में, सर आपने हमको एक बार बेसिक लेक्चर पढ़ाए थे, तो आपने हमको बोला था जितने भी अनरियलाइज गेन होते हैं वो ओसीआई में जाते हैं। तो सर पहले तो ये बताइए ये अनरियलाइज है या रियलाइज है? पहला क्वेश्चन तो आपको ये बताना चाहिए कि ये रियलाइज गेन है या अनरियलाइज्ड है। बताइए। सर ये अनरियलाइज है, लेकिन मैंने एक बात और बोली है, सारे अनरियलाइज गेन ओसीआई में नहीं जाते, ये भी ध्यान रखना। मैंने कभी भी ये नहीं बोला है, मैंने समझाने भर के लिए बोला है बेटा कि अनरियलाइज गेन इज ए पार्ट ऑफ ओसीआई, बट मैंने कभी ये नहीं बोला कि सारे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन इटसेल्फ बोल रहा है कि अगर सिक्योरिटी को हेल्ड फॉर ट्रेडिंग करा हुआ है तो जितने भी अनरियलाइज गेन हैं वो हम नेट इनकम में डालेंगे। तो फिर आप लॉजिक क्यों लगा रहे हो? क्योंकि डे 1 पे बताया गया है कि यूएस गैप इज ऑल अबाउट रूल्स। तो जब रूल्स में कोई बात मेंशन हो तो अपने को आर्ग्यूमेंट नहीं करने का, वहां पे ध्यान रखना कि जब साफ बोला है कि ट्रेडिंग सिक्योरिटीज जो है, तो बच्चों ने आंसर चैट बॉक्स में ही दे दिए, तो मुझे मेल खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो बस फिर भी उन एवरेज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारा भी सिद्धांत है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो इस क्लास में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे अगर बैठे हैं तो वो बोर हो जाएंगे, पहले बोल रहा हूं। 12,000 इन्वेस्टमेंट खरीदा सर, टू कैश, ये इन्वेस्टमेंट कर दिया सर 12,000। अब ऊपर इन्वेस्टमेंट के साथ में एक और लिख दो, ट्रेडिंग सिक्योरिटी, है ना, मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है सर। ये ट्रेडिंग सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश। सर 2,000 का गेन हो रहा था, इसको सीधे नेट इनकम में क्रेडिट कर देना है। सर 2 का कैसे हो रहा है? सर 12 से 14 हो गया, तो ये 2,000 हो गया। इसको अब आपने जो नाम लिखा था, इसको इन्वेस्टमेंट की जगह एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर दो। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, असली एंट्री तो आप पूछूंगा आपसे। सर हमने नेक्स्ट ईयर 10 जनवरी को इसकी वैल्यू हो गई 16 हो गई, और इसको सोल्ड कर दिया। जनरल एंट्री बताइए, चलिए 16 में सोल्ड कर दिया बेटा, जनरल एंट्री बता दो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेने का, ज्यादा समय मत लेना, फटाफट आंसर जनरल एंट्री लिख दो। 16 में बेच दिया।
कितनों को जनरल एंट्री आती है? सर एग्जाम में जनरल एंट्री पूछी जाती है क्या सर? हम तो सोच रहे थे सर जनरल एंट्री नहीं आएगी। तो बेटा दुनिया की कोई भी एग्जाम हो, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एक सिर्फ नॉलेज के लिए बोल रहा हूं कि चाहे आप यूएस सीएमए की, क्योंकि कुछ बच्चे सीपीएस सीएमए भी तो कर रहे हैं, बेटा जनरल एंट्री लिखने को नहीं आती, पहचानने को तो आ सकती है ना। तो सर कई बच्चे कैश में 4,000 लिख रहे हैं, बताइए, अब जनरल एंट्री नहीं पता है। बेटा 16 इंटू कैश क्या बताना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट 16 इंटू 16,000। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसलिए आती है कई बार, क्योंकि अब वो ये नहीं सोच पा रहा है कि 16 में बेचा है तो 1,100 कितने थे, 16,000। टू इन्वेस्टमेंट कितने पे था बुक में? सर इन्वेस्टमेंट जो था वो जब हमने खरीदा था तो हमने 12,000 में था, तो हम 12,000 को ही क्रेडिट करेंगे ना, 12,000 को। हाँ जी सर 12,000 को ही क्रेडिट करेंगे। टू नेट इनकम को कितना करेंगे सर? नेट इनकम बेटा जो की चीज 14 की हो गई थी वो 16 में बेची तो 2,000 ही करेंगे। और एक जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट आपका डेबिट चल रहा था उसको उठा के क्या कर देंगे? बहुत सिंपल है अकाउंट बेटा, अगर लॉजिक पकड़ के चल दो तो। मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूं और सच बता रहा हूं उतना इंटेलिजेंट नहीं था उस जमाने में, अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो हार्डवर्क से बने, तो ये सब सीखना बहुत आसान लगा था मुझे। सिंपल तो करिए, जो चीज डेबिट की उसको खत्म कर दिया, पढ़ना पड़ेगा बस, और क्या है। ठीक है ना, कहीं बात करते करते गलत गलत तो नहीं लिख दिया? 16 इंटू 1000 16,000, ये तो पिछले साल ही कर दिया था 2,000 का। हाँ तो इस साल 2,000 आ गई, सही एंट्री सही है। तो कितना सिंपल सा काम था। तो सर अब हमको एक बात समझ में आ गई सर, कि ट्रेडिंग सिक्योरिटीज को हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू में डाल देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, फिर हमें जाना पड़ेगा हमारी उस स्लाइड्स के ऊपर, तो मुझे शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आज के बाद ट्रेडिंग सिक्योरिटीज और उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहे। तो सर हम थे, अगला आता है अवेलेबल फॉर सेल। बताइए क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, देखने वालों को क्या कुछ तो डिफरेंस दिख रहा होगा, कि नहीं दिख रहा है? अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज फॉर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, an investment in debt security that are not classified as a held to maturity or trading is considered available for sale. The initial acquisition recorded at cost by debit to available for sale. तो सर ये कैसे डिसाइड करते हैं? अब मेरी बात सोचिए, हमने ट्रेडर नहीं है, हम ट्रेडर का मतलब होता है कि हम रोज फ्रीक्वेंटली सिक्योरिटीज को खरीदते बेचते हैं। हमने खरीदा और हमने डिसाइड किया कि यार अभी 6 महीने बाद बेच देंगे, तो हमने डिसाइड किया ना कि हम उसको मेच्योरिटी तक होल्ड नहीं करेंगे। सर ट्रेडर तो हम है ही नहीं, हमारा काम, मेरा काम क्या टीचिंग करना है कि ट्रेडर दिखता हूं मैं आपको शेयर मार्केट में? वैसे मैं खरीदता बेचता हूं सिक्योरिटीज में, लेकिन मेरा मेन बिजनेस टीचिंग है बेटा। मेरे पास कुछ पैसा फंड एक्स्ट्रा पड़ा था, मैंने देखा यार इन्फोसिस ने अभी कुछ अच्छा अनाउंसमेंट दिया हुआ है, तो इन्फोसिस के मैंने शेयर खरीद लिए, मैंने 1200-1300 में मिल रहा है, मुझे पता है 1800 पे तो बाय बैक का उन्होंने ऑफर कर दिया, 6 महीने 8 महीने में 1800 हो जाना। मैं एक नॉलेज के लिए भी बोल रहा हूँ, 1500 चल रहा है, वो 2000 तक जाएगा 1-1.5 साल में, तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आई एम नॉट ए ट्रेडर। और पहली बात तो इक्विटी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ इक्विटी में तो लगेगा ही नहीं ये रूल। अगर मैंने बॉन्ड खरीद लिए होते और मैं नेक्स्ट ईयर में इसको सेल करने वाला हूं, तो ये अवेलेबल फॉर सेल है। इसको हमने बेटा कहां क्लासिफाई करना है, जब खरीदेंगे तो अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी डेबिट टू कैश। अब मैं आप लोगों का एक राइट नाउ टेस्ट लेने वाला हूं पुराने लेक्चर से रिलेटेड। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को मेरी पुरानी बातें याद हैं। अब सब कुछ क्वेश्चन में सेम है, सिर्फ स्टॉप करके देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट पुराने लेक्चर को पढ़ते हैं। पहले दूसरे लेक्चर में बात मैंने बता दी थी, सेम क्वेश्चन, और इसकी मुझे जनरल एंट्री चाहिए आप लोगों से। अगर ये अवेलेबल फॉर सेल होता तो यही क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करेंगे, मुझे उम्मीद है ऐसी। ये ट्रेडिंग की जगह अवेलेबल फॉर सेल था। यहां लिख देता हूं क्वेश्चन, फिर से लिख देता हूं।
कि सर अवेलेबल फॉर सेल था और हमने खरीदे थे सर 1000 शेयर्स 10 के हिसाब से। सर बैलेंस शीट डेट पे 31 दिसंबर को 12 हो गई सर वैल्यू। और जब हम बेचने गए 5 जनवरी तो बेटा 14 हो गई, सॉरी हाँ 14 हो गई, है ना। चलिए आप लोगों को मौका दिया जनरल एंट्री पास करने के लिए सारी। उम्मीद है कि आप लोग इसको मेल करेंगे मुझे। 31 दिसंबर को 12 हो गया, अवेलेबल फॉर सेल क्लासिफाइड है शुरू में। मैं पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर सकते हैं क्योंकि मैंने समझाया था। अब अंकुर गोयल ने तो बता दिया, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो तुम्हें तो याद रहना ही था, पर चैट देख नहीं पाएंगे दूसरे स्टूडेंट। ये चीजें डिसाइड करती है कि आप पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सच बता रहा हूं कि पुरानी चीजें आपको रिवाइज नहीं करनी पड़ी, आपको क्लिक हो गई। दिस इज द डिफरेंस। यही एक डिफरेंस होता है कि आपको पहला लेक्चर याद होना चाहिए। हमने तो सर रिकॉर्डिंग देखी नहीं सर, हमको तो पहले लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिली नहीं थी सर, हम तो लाइव आए थे। तो बेटा सिर्फ रिकॉर्डिंग देखने से थोड़ी पास हो जाओगे, एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी तो देना पड़ेगा ना। अब जो मेल कर दे मुझे बता देना, मैं मेल खोल के देख लूंगा, और नहीं करो तो फिर मैं जनरल एंट्री करूंगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। 5 जनवरी की जो एंट्री होगी ना वो बहुत कमाल की एंट्री होगी बेटा। 31 दिसंबर कोई जनरल एंट्री क्यों नहीं होगी बेटा, बिल्कुल होगी। अवेलेबल फॉर सेल है, 10 की चीज 12 हो गई है, तो क्यों नहीं होगी जनरल एंट्री, बिल्कुल होगी। अभी करते हैं, बस एक समय 1 मिनट का मौका दे रहा हूं, बाकी सबको भी कोई मेल वेल कर दे शायद। मेल करवाता हूं ना मैं आप लोगों से कई बार। मेल वेल कर दो तो बता देना। एक दो मिनट का मौका दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। कुछ स्पेसिफिक बात है बेटा यहाँ पर, अगर आपको पुराना याद है तो। काउंटडाउन शुरू हो गया, 2 मिनट में मैं लिख दूंगा इसकी जनरल एंट्री। शुरू के तो लिख ही देते सर, खरीदने वाली तो लिखी दो सर। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बेटा 10 इंटू 1000 10,000 टू कैश लिख दो या बैंक लिख दो सर, उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। सर 31 दिसंबर की जनरल एंट्री क्या होगी, तो सर लिख देते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। सर 10 की चीज 12 हो गई तो सर 2000 से बढ़ा दीजिए, 2 OCI डाल दीजिए। बेटा इतना समय लेना ही नहीं है, जो 2 मिनट मैंने आपको दिए ना यहां तक तो आपको वैसे ही पहुंच जाना चाहिए। अब असली गेम यहां से शुरू होता है कि सर जब बेचा होगा कैश अकाउंट डेबिट, तो सर एक चीज हमने कितने में बेचा इसको, सर 12 की चीज को 14 में बेचा, पहले तो 14 लिख लें सर, 14 के हिसाब से 14,000 यहां पे मेंशन कर देते हैं। अब सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डेबिट पड़ा हुआ तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। कुछ तो बात है सर जो आपने इस इंटरव्यू के लिए हमें मौका दिया, अब आपने याद नहीं है पुराना तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब OCI से जब एक्चुअल गेन हो जाता है तो बेटा वो अनरियलाइज गेन क्या हो जाता है, रियलाइज हो जाता है। ये पहले लेक्चर में बता चुका हूं मैं आपको। तो सर ये OCI जो क्रेडिट था इसको उठा के ट्रांसफर कर देंगे डेबिट, अगर आपको याद हो तो। नहीं हो तो पहला लेक्चर देख लेना, पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने बता दिए। और 2 क्या कर दें, इन्वेस्टमेंट कितने पे था सर, इन्वेस्टमेंट तो सर 10,000 में ही था। और सर यहां पर एक चीज और आएगी,
रिटेन्ड अर्निंग, ये सब समझाया हुआ है बेटा कि वो ओसीआई में ना डालते हुए ओसीआई को डेबिट करके। सर अभी भी टैली नहीं हुआ, बिल्कुल होगा बेटा। टू नेट इनकम, हो गया ना टैली। हाँ, फ्लक्चुएशन अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। देखिए सीपीए में तो जब आप अगर इस प्रकार की क्वेश्चन करेंगे तो आपको बुक में लैंग्वेज देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको बुक में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिखते हैं, फेयर वैल्यू रिजर्व भी लिखते हैं, अलाउंसेस फॉर फेयर वैल्यू लिखते हैं। हम एक जनरल टेंडेंसी वाला अकाउंट यूज कर रहे हैं। जब सिमुलेशंस करने जाएंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन बॉक्स में एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट करने का, वहां लिखना नहीं पड़ता सीपीए में, सीपीए में लिखना नहीं पड़ता है। तो ये जनरल एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट, ओसीआई अकाउंट डेबिट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 2000 टू इन्वेस्टमेंट टू रिटेन अर्निंग टू नेट इनकम। इस तरीके से आपको क्या करनी थी, जनरल एंट्री करनी थी। कितने स्टूडेंट को ये समझ आ गई? तो इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू ऑप्शन देखो, इन जनरल आपको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज कर लेना चाहिए इन जनरली, क्योंकि आप बुक में अपनी इन्वेस्टमेंट को उसी वैल्यू पे क्या करना चाहते हो, रखना चाहते हो। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमने